हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा रहेगा, हिस्टोरियोग्राफी का मीनिंग होता है राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को लिखना इज द हिस्टोरियोग्राफी। तो आज हम माइंड मैप टेक्निक का यूज करके इंडियन हिस्टोरियोग्राफी इस पूरे चैप्टर को एक साथ समराइज करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को माइंड मैप टेक्निक से पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो हम इसे मोटा मोटा 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसे एंशियंट पीरियड से शुरू करेंगे, जिसमें हम एंशियंट पीरियड से लेके मिडिवल पीरियड और मिडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड तक हिस्टोरियोग्राफी में क्या क्या एवोल्यूशन हुए, क्या क्या ट्रांजिशन हुए, क्या चेंजेस हुए वो देखेंगे। और उसके बाद हम कुछ आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स देखेंगे। क्या आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड क्या आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क इस चैप्टर में डिस्कस हुई है वो देखेंगे। और कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस स्कूल्स देखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस स्कूल्स मतलब थॉट्स, स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ये देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं एंशियंट पीरियड से। अगर हम एंशियंट पीरियड में हिस्टोरियोग्राफी के लिए अवेलेबल सोर्सेस की बात करें तो उसको हम 3 टाइप में या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओरल ट्रेडिशंस, इंस्क्रिप्शंस एंड लिटरेचर। ओरल ट्रेडिशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ओरल है यानी कि बात करके बोला जाने वाला सोर्सेस है। इसमें कहानियां होती हैं, माइथोलॉजिकल लॉर होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, बैलाड्स होते हैं। तो इस तरफ के जो कहानियां वगैरह बोल के एंसिस्टर्स की कहानियां सुनाई जाती थी वो सब आते हैं ओरल ट्रेडिशंस में। इंस्क्रिप्शंस मतलब किसी पत्थर या किसी मेटल पे लिखी जाने वाली राइटिंग्स, जो एंशियंट टाइम्स के हमको कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं जिसमें पत्थरों पर या मेटल पे कुछ लिखा हुआ हो, वो आता है इंस्क्रिप्शंस में। एंड लिटरेचर्स में पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने ग्रंथ, पुराने टेक्स्ट, एंशियंट टाइम के जो टेक्स्ट हैं वो आते हैं लिटरेचर में। अब अगर ओरल ट्रेडिशंस हम देखें तो ओरल ट्रेडिशंस में क्या होता था, एंशियंट मेमोरीज या एंशियंट लोग अपने पूर्वजों की कहानियां, अपनी लड़ाइयां उसको कहानियों के रूप में याद रखते थे और जनरेशन टू जनरेशन पास करते थे। उससे ही माइथोलॉजिकल लॉर होते हैं, ये सब कहानियों के रूप में प्रिजर्व करके रखते थे। तो ये सब थे ओरल ट्रेडिशन। और इंस्क्रिप्शंस में अगर इंस्क्रिप्शन के हिस्टोरियोग्राफिकल या हिस्टोरिक से रिलेटेड एविडेंसेस देखे तो सबसे पुराना एविडेंस मिलता है हमें हड़प्पन सील्स का। हड़प्पा के टाइम के जो हमें सील्स मिलते हैं लगभग 3 मिलियन बीसी के से भी पुराने, इतने पुराने वो इंस्क्रिप्शंस हैं, इतने पुराने कॉइन्स वगैरह मिले हैं कि उनकी स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में लिखी गई है ये आज तक डिसाइफर ही नहीं हो पाया। देयर स्क्रिप्ट्स आर अनडिसाइफर्ड स्टिल नाउ। अब तक उसे पढ़ा भी नहीं जा पाया, वो इतने पुराने हैं, लगभग 3 मिलियन बीसीई। और इसे ही अर्लीस्ट राइटिंग एविडेंस कहते हैं, किसे, हड़प्पन सील्स को। दूसरा एविडेंस है अशोका एडिक्ट्स। अशोका एडिक्ट्स मतलब अशोका एम्पायर के टाइम के बड़े बड़े पिलर्स हमें देखने मिलते हैं जिसपे उनके सम्राट अशोक के मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो ये भी काफी ओल्ड है, लगभग 3rd सेंचुरी बीसीई के टाइम के ये स्टोन्स, ये पिलर्स हैं जिसपे सम्राट अशोक के किंग अशोक के मैसेजेस लिखे हुए हैं और ये रीडेबल है, इनको डिसाइफर किया जा चुका है। तो इसे हम कहते हैं ओल्डेस्ट रीडेबल टेक्स्ट। और जो कि हड़प्पन सील्स थे वो ओल्डेस्ट अनरीडेबल या अनडिसाइफर्ड टेक्स्ट है। वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है बट वो रीडेबल नहीं है, उनको पढ़ा नहीं जा सका। और अशोका एडिक्ट्स में जो टेक्स्ट मिलते हैं उनको पढ़ा जा सकता है, इसलिए उसे ओल्डेस्ट रीडेबल टेक्स्ट कहते हैं। और एक और एविडेंस है सोहगोरा
कॉपर प्लेट। सोहगोरा कॉपर प्लेट एक तरह का उस एंशियंट टाइम का काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस है, जिसमें मौर्य अंपायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। उस कॉपर प्लेट पे, सोहगोरा कॉपर प्लेट पे कुछ ऐसे डिटेल्स मेंशन है जिससे पता चलता है कि फेमाइन के वक्त, मतलब अकाल के वक्त, जब भुखमरी सब तरफ फैल जाती थी, उस समय राजा कैसे प्रजा के अंदर ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करता था, ग्रेनरी के बारे में, फेमाइन रिलीफ ऑर्डर्स के बारे में, ये सब उस सोहगोरा कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ मिलता है। और ये सोहगोरा कॉपर प्लेट कहाँ मिला था? तो गोरखपुर की डिस्कवरी में मिला था। एंशियंट पीरियड में थर्ड सोर्स है लिटरेचर। लिटरेचर में अगर हम देखें तो उसमें काफी रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं, जस्ट लाइक रामायण, महाभारत, पुराण, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो इन सब से सोशल लाइफ की इंसाइट्स मिलती है कि उस एंशियंट पीरियड में कैसी सोशल लाइफ रही थी, और उधर के उस टाइम के कल्चरल इंसाइट्स मिलते हैं, क्या कल्चरल डेवलपमेंट होती थी। और थोड़ा और आगे आए तो लगभग 7th सेंचुरी सीई की बाणभट्टा के हाथ से लिखी हुई, रिटन बाय बाणभट्टा, हर्ष चरित्र मिलती है, जिसमें किंग हर्षा की बायोग्राफी लिखी है। और ये उस टाइम की रियलिस्टिक सोशल डिपिक्शन देती है कि उस टाइम के सोशल किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह का डेवलपमेंट था, वो सब इस लिटरेचर में मिलता है। तो एंशियंट पीरियड के ये सोर्सेस थे, ओरल ट्रेडिशंस, इंस्क्रिप्शन एंड लिटरेचर। अब एंशियंट पीरियड से अब हम आते हैं मिडिवल पीरियड में। मिडिवल पीरियड के सोर्सेस को अगर हम डिवाइड करें तो दो मेन तरह के सोर्सेस निकल के आते हैं, जो कि कुछ की टेक्स्ट हैं, यानी कि की राइटिंग्स है जो उस मिडिवल पीरियड के फेमस हिस्टोरियंस द्वारा लिखी गई है। और एक है बखर ट्रेडिशन, जो कि मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर के टाइम की राइटिंग्स है, जो कि मराठा के हीरोज, मराठा के हिस्टोरिकल नैरेटिव्स की और उनके हीरोज की तारीफ में लिखी जाती है। तो अगर हम मिडिवल पीरियड के की टेक्स्ट देखें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है रास तारंगनी, जिसे लिखा था काल हाना ने। किसने लिखा था? काल हाना। और ये इसमें कश्मीर की हिस्ट्री है और इसे क्रिटिकल सोर्सेस को एनालाइज करके बनाया गया है, इसलिए इसे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का प्रीकर्सर भी कहते हैं। इसे काफी क्रिटिकल सोर्सेस के एनालिसिस से लिखा गया है। रास तारंगनी को किसने लिखा है? कालाहाना ने। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, की टेक्स्ट आता है तारीख फिरूज शाही, जिसे लिखा है बरानी ने। उसने उस समय के राजा के बारे में इसमें लिखा है, तो सिर्फ उसकी प्रशंसा नहीं की है, उसकी फेलिंग्स के बारे में भी लिखा है, फेलिंग की भी एनालिसिस की है और उसके इम्पैक्ट क्या होते थे उसके उस बारे में लिखी है। तो ये लिटरेचर, ये की टेक्स्ट पढ़ के एक हिस्टोरियन की क्या ड्यूटी होती है, क्या मिडिवल पीरियड में किस तरह से हिस्टोरियंस अपनी ड्यूटी निभाते थे, वो पता चलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट की टेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी ये बाबर ने लिखी हुई खुद के बारे में ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें बाबर खुद के बैटल्स और खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है। चौथा की टेक्स्ट है अकबर नामा, जिसे लिखी थी अबुल फजल ने, और इसे काफी डॉक्यूमेंट्री स्क्रूटनी को फोकस करते हुए, काफी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्क्रूटनाइज, अच्छे से देख के एनालाइज करके और काफी एविडेंस के ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करके लिखा गया है। तो इसमें अच्छा खासा क्रिटिकल मेथड, अच्छा दिमाग लगा के अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा है। काफी क्रिटिकल मेथड एनालिसिस इसमें यूज हुई है। तो ये मिडिवल पीरियड के की टेक्स्ट है जिसे हमें याद रखना है। रास तारंगिनी किसने लिखा है? कालाहाना ने। इसमें क्या है? कश्मीर की हिस्ट्री। दूसरा है तारीख फिरूज शाही, जिसे लिखा है बरानी ने, और इसमें राजा के फेलिंग्स और उसकी इम्पैक्ट के बारे में लिखा है। दूसरा है तुजुक ए बाबरी, किसने लिखा है? बाबर ने। क्या? खुद की ऑटोबायोग्राफी।
और खुद के बेटल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। और चौथा है अकबरनामा, उसे किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अब अबुल अबुल फजल ने इसमें अच्छा क्रिटिकल एनालिसिस करके इस डॉक्यूमेंट को बनाया है। अब हम देखते हैं मिडिवल पीरियड के दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्स को, जो कि है बखर। बखर ट्रेडिशन ये एक तरह का ऐसा हिस्टोरिकल नैरेटिव्स है जिसमें हीरोज की यूलॉजिस बताई जाती है, हीरो की प्रशंसा की जाती है। बकर ट्रेडिशंस में इंपॉर्टेंट नाम है सभासद बकर, जिसे लिखा था कृष्णा जी अनंत सभासद ने। और इसमें क्या है? शिवाजी महाराज के जीवन काल के बारे में लिखा। और बकर ट्रेडिशन में दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है भाऊ साहिबांची बकर, जिसमें पानीपत के युद्ध, पानीपत के वॉर के बारे में और उस वॉर नैरेटिव्स के बारे में लिखा हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट बखर है होलकरांची कैफियत, जिसमें होलकर फैमिली की, होलकर डायनेस्टी की हिस्ट्री लिखी हुई है और उनके सोशियो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। तो बकर में हमें तीन नाम याद रखने हैं, सभासद बकर, भाऊ साहिबांची बकर और होलकरांची कैफियत। ओके, अब हम चलते हैं मॉडर्न पीरियड पे। हमने एंशियंट पीरियड देखा, हमने मिडिवल पीरियड देखा, अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी है, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजी और दूसरा कॉलोनियल स्कॉलर्स। ब्रिटिश आर्कियोलॉजी में दो इंपॉर्टेंट नाम है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम और सर जॉन मार्शल। और कॉलोनियल स्कॉलर्स में दो नाम इंपॉर्टेंट मिलते हैं, जेम्स मिल एंड ग्रांट डफ। ब्रिटिश आर्कियोलॉजी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम का इंपॉर्टेंस है, ये है कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट जनरल डायरेक्टर थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मींस उस टाइम की खुदाई करके हिस्टोरी पढ़ने, हिस्ट्री जानने का जो काम जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और इनका मोस्ट फोकस बुद्धिस्ट साइट पे, बुद्धिस्ट रिलेटेड साइट्स जो रहती थी वहां पे खुदाई करके वहां की हिस्ट्री जानना था। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है सर जॉन मार्शल, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने हड़प्पा की डिस्कवरी की थी। इनके रहते इनके योगदान से हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी वजह से इंडिया की एंटीक्विटी मतलब इससे जिससे पता चले कि इंडिया कम से कम कितना पुराना हो सकता है, तो उससे इंडिया की एंटीक्विटी एक्सीडेड बाय 3000 ईयर्स। हड़प्पा की डिस्कवरी के बाद ये समझ में आता है कि दुनिया में इंडिया कम से कम 3000 साल से भी पुरानी अच्छी सिविलाइजेशन के साथ बढ़ रहा है। और अब कॉलोनियल स्कॉलर्स में देखें तो जेम्स मिल और ग्रांट डफ दो नाम आते हैं। ये कॉलोनियल स्कॉलर्स उस टाइम के हिस्टोरियंस थे और इनका मोस्ट फोकस कॉलोनियल माइंडसेट था। कॉलोनी जो कि ब्रिटिश रूल को आप जानते होंगे कि हमें आज़ादी 1947 में ब्रिटिश से मिली, उससे पहले हम ब्रिटिश के कॉलोनी थे, यानी कि ब्रिटिश द्वारा हम पर राज किया जाता था, इसलिए हमें कहा जाता है ब्रिटिश की कॉलोनी। तो हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे और ये कॉलोनियल रूल को ये लोग अपनी हिस्ट्री से जस्टिफाई करते थे। जेम्स मिल ने इस बारे में बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये लिखी थी 1817 में। और ग्रांट डफ ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ महारथस। और ये दोनों का मेन बायस पर्सपेक्टिव यही था कि ये कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करे। कैसे करते थे? ये अपनी हिस्ट्री में इंडिया को बहुत पिछड़ा हुआ दिखाते थे कि काफी पिछड़ा हुआ समाज था, काफी पिछड़ा हुआ देश था, कॉलोनियल रूल इनके लिए जरूरी था ताकि इंडिया को और एडवांस बनाया जा सके। तो ऐसी झूठी धारणा अपने रीडर्स के दिमाग में डालते थे। जबकि अभी हम देखें कि आर्कियोलॉजिकल से हमें हड़प्पा की डिस्कवरी हुई, जिसमें पता चलता है कि इंडिया 3000 साल पहले से भी अच्छा सिविलाइज सिटी था।
तो हम कुछ पिछड़े हुए नहीं थे, लेकिन ये कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल स्कॉलर्स कौन से दो नाम है? जेम्स मिल, ग्रांट डफ, इन जैसे और भी स्कॉलर्स उस टाइम की हिस्ट्री में इंडिया को पीछे दिखाने की कोशिश करते थे। तो अब इसी कॉलोनियल से आगे बढ़ते हुए हम तीन तरह के फ्रेमवर्क देखेंगे। आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क मतलब अलग अलग आइडियाज के माइंडसेट के साथ अलग अलग हिस्टोरियंस का ग्रुप हमने ग्रुप में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क वही कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, जो अभी अभी हमने दो नाम पढ़े, जेम्स मिल और ग्रांट डफ इसमें आते हैं। दूसरा फ्रेमवर्क है ओरिएंटलिस्ट और तीसरा है नेशनलिस्टिक। तो अब हम इन तीनों फ्रेमवर्क को समझेंगे। तो कॉलोनियल में जैसा हमने देखा, जेम्स मिल और ग्रांट डफ जैसे हिस्टोरियंस ये बायास्ड हिस्टोरियंस थे। इनका मेन पर्सपेक्टिव था कि ये ब्रिटिश द्वारा किए जाने वाली जाति को, ब्रिटिश द्वारा किए जाने वाली राज को, कॉलोनियल रूल को, कॉलोनियल राज को जस्टिफाई करे। तो ये जस्टिफाई करने के लिए उनको सबसे इजी तरीका लगा कि हम अपनी बुक्स में इंडिया को पिछड़ा हुआ दिखाएंगे, कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ इंडिया काफी पिछड़ा हुआ था, उसको सुधारने के लिए ब्रिटिश आए, जबकि ये झूठ था। और इसी के ठीक उल्टा माइंडसेट वाले भी कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। तो इसमें ऐसे हिस्टोरियंस में नाम आता है सर विलियम जोन्स का और मैक्स मुलर का। तो ओरिएंटलिस्ट में आपको दो हिस्टोरियन के नाम याद रखने हैं, सर विलियम जोन्स एंड मैक्स मुलर। और इनका इंडिया पे अच्छा एडमायरेशन था, ये इंडिया को पसंद करते थे क्योंकि इनको लगता था कि नहीं, इंडिया ऑलरेडी काफी डेवलप, काफी कल्चरली एडवांस कंट्री है। तो उसमें सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी, इतना वो इंडिया से प्रभावित थे। और मैक्स मुलर ने तो यहाँ के संस्कृत ग्रंथों का ट्रांसलेशंस भी किया था। अब आते हैं नेशनलिस्टिक फ्रेमवर्क में। नेशनलिस्टिक फ्रेमवर्क ये उस टाइम की कॉलोनियल माइंडसेट के खिलाफ में उभरी हुई इंडिया की आवाज थी। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, जिन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री की क्रिटिसिज्म करना शुरू की। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है वीके राजवाड़े। इन्होंने बताया कि हमें अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी पड़ेगी, वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। और इसी में उन्होंने अपनी बुक की 22 वॉल्यूम्स लिख डाली। और तीसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है वीडी सावरकर का, जिन्होंने 1857 की लड़ाई को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया। और इससे उस टाइम के रेवोल्यूशनरीज में इन्फ्लुएंस पैदा हुआ और वो अच्छी रेवोल्यूशनरी उनके अंदर क्रांतिकारी भावना पैदा की और उसे इंडिया में इंडिपेंडेंस होने में हेल्प मिली। अब आते हैं आजादी के बाद के समय में। पोस्ट इंडिपेंडेंस स्कूल्स मतलब उस टाइम के थॉट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस में अलग अलग टाइप के जो थॉट्स पैदा होने लगे, उसमें से तीन मेजर थॉट्स हैं, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सब अल्टर्न हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। अब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री देखते हैं। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में दो बड़े नाम हैं, डी कोसंबी और एसे डांगे। सबसे पहले तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ये किस चीज पे फोकस होता है? ये क्लास स्ट्रगल पे, मतलब लोअर क्लास और मिडिल हायर क्लास के बीच में जो सोसाइटी में स्ट्रगल होता है, इनका मानना है कि मेन हिस्ट्री वही है। वो क्लास के स्ट्रगल्स को बताते हैं, कैसे लोअर क्लास सरवाइव कर रहा है हायर क्लास के अगेंस्ट। तो इसमें डी कोसंबी ने क्लास स्ट्रगल पे काफी फोकस किया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस किया कि कैसे लोअर क्लास बड़े क्लास के लिए मेहनत करता है और प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा है एस डांगे ने बताया कि कम्युनिज्म से स्लेवरी तक का हमारा ट्रांजिशन कैसा रहा, कैसे हम कम्युनिज्म से गुलामी तक चले गए। दूसरा स्कूल्स ऑफ थॉट है सब अल्टर्न हिस्ट्री मींस बॉटम्स अप पर्सपेक्टिव, जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ किसी समाज को देखना होता है, इसलिए इसे बॉटम्स अप पर्सपेक्टिव कहते हैं। सब अल्टर्न का मतलब ही होता है बॉटम्स अप। तो सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ ध्यान देते हैं समाज में,
तो इसमें मेन फोकस रहता है सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का, सबसे दबी हुई, जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, जिसे ज्यादा दबाया गया हो, ऐसी कम्युनिटीज पे फोकस किया जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट नाम आते हैं रंजीत गुहा, जिन्होंने इस पे बेस्ड एकेडमिक स्कूल बनाए, और महात्मा फुले, जिन्होंने अपनी गुलामगिरी बुक में इसका मेंशन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम डॉक्टर अंबेडकर की बुक हु वर शूद्रास में उन्होंने इस सबल्टन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं फेमिनिस्ट हिस्ट्री। फेमिनिस्ट हिस्ट्री मींस फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हिस्ट्री। इसमें वुमेन्स का रोल हाईलाइट किया गया, क्योंकि उस टाइम पे पैट्रियार्कल सोसाइटी काफी हैवी हो रही थी, हर तरफ मेल्स के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखी जा रही थी। तो कोई तो सामने आए जो वुमेन्स के भी बारे में बताए, वुमेन्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसकी शुरुआत की सबसे पहले ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे ने पहली बुक लिखी स्त्री पुरुष तुलना 1882 में, और इसलिए उन्हें फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक कहा जाता है। तो ताराबाई शिंदे की बुक का नाम स्त्री पुरुष तुलना 1882 में लिखी गई, ये याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है फेमिनिस्ट हिस्ट्री में पंडिता रमाबाई। इन्होंने बुक लिखी हाई कास्ट हिंदू वुमन। तो ये कास्ट और जेंडर दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, ये उस पे बात कर रही थी। और मॉडर्न टाइम में जो अलग हिस्टोरियंस आए, दोज आर मीरा कोशंबी एंड शर्मिला रेगे। तो ये आज का हमारा पूरा चैप्टर हमने एज अ समरी कवर किया माइंड मैप टेक्निक के जरिए। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को 5 पार्ट में डिवाइड किया: एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स और पोस्ट इंडिपेंडेंस स्कूल्स। हमने शुरुआत की एंशिएंट पीरियड से। एंशिएंट पीरियड्स के अलग अलग सोर्सेस के टाइप देखे, ओरल ट्रेडिशन, इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर। फिर हम मिडिवल पीरियड में आए। मिडिवल पीरियड में हमने उस टाइम के इंपॉर्टेंट की टेक्स्ट देखे जो उस टाइम के फेमस हिस्टोरियंस द्वारा लिखे गए थे। फिर हमने बकर ट्रेडिशन भी देखा मिडिवल पीरियड में। और मिडिवल पीरियड से हम जंप किए मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में हमने ब्रिटिश आर्कियोलॉजी के इंपॉर्टेंट नाम देखे और उनके द्वारा खोजे गए इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखे। कॉलोनियल स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा, उनका क्या माइंडसेट था, किस माइंडसेट से वो इंडिया को पिछड़ा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसी कॉलोनियल माइंडसेट को लेते हुए हमने आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स देखे, जिसमें 3 तरह के आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क थे: कॉलोनियल, ओरिएंटलिस्ट एंड नेशनलिस्टिक। और उसके बाद हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस स्कूल्स के बारे में देखा, स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें 3 तरह के थॉट्स हमने पढ़े: मार्क्सिस्ट, सबअल्टर्न और फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो अब यहाँ पे अब हम रुकते हैं, यहाँ पे हम चैप्टर को खत्म करते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं आज के वीडियो में जिस स्लाइड का मैंने यूज किया है उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है। इस पीडीएफ में जो ये लास्ट पेज का चार्ट है, सबसे पहले तो इसे मेमोराइज करना है। ये है माइंड मैप इस चैप्टर का, और इसे याद करने के बाद पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि हर ब्रांच को, पहला जैसा ब्रांच है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का एंशिएंट पीरियड, उसके अंदर 3 और ब्रांच है: ओरल ट्रेडिशन, इंस्क्रिप्शन एंड लिटरेचर। ऐसे हर ब्रांच को हमें पॉइंट बाय पॉइंट या कह लें ब्रांच बाय ब्रांच हमें समझना है, और कोशिश करनी है कि हर ब्रांच के बारे में 2 से 3 लाइन हमें याद रहे। तो इस वे में पढ़ने का सबसे फायदा क्या है? इस तरीके से पढ़ने से हम पूरे चैप्टर को एक फ्लो में, एक ऑर्डर में याद कर पाएंगे। एक तो पूरा चैप्टर एक साथ हमें याद रहेगा, और चैप्टर के बीच में, चैप्टर में अलग अलग टॉपिक के बीच में क्या रिलेशन है, क्या पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है,
और इस तरह एक लिंक में समझ के पढ़ने से हमें पूरा चैप्टर याद रहता है और पूरे चैप्टर में हमें फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले, घुमा के पूछ ले, कुछ नया ही क्वेश्चन पूछ ले, अगर वो उस चैप्टर में डिस्कस हुआ है तो हम उस पर कुछ ना कुछ अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पूरा चैप्टर ही एक साथ याद हो। ये आदत आपको अभी तो हेल्प देगी ही देगी, धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके सिलेबस और भी बढ़ने लगेंगे। सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, अलग अलग टाइप के जो भी सब्जेक्ट हो उस सारे सब्जेक्ट में ये माइंड मैप टेक्निक हमेशा यूजफुल होती है। आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को इजीली क्लियर करके देती है और उस कंसेप्ट को समझने और याद रखने में हेल्प करती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रह सकूं। थैंक यू।